नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और छत्तीसगढ़ का जो आज का मुद्दा है वो है गढ़ का अंतिम संग्राम। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल चरम पर है और अंतिम संग्राम से पहले प्रदेश का जो सियासी पारा है ना वो बिल्कुल हाई चल रहा है। 7 मई को होने वाली वोटिंग में एक हफ्ते का वक्त बचा है और लिहाजा बीजेपी हो या फिर कांग्रेस दोनों ही पूरी ताकत लगा रहे हैं। आखिरी चरण में 7 सीटों पर वोटिंग होगी और यह माना जा रहा है कि आखिरी चरण को जो भी साध लेगा, यानी कि जो भी पार्टी इसको साध लेगी वही सत्ता के शिखर पर पहुंचेगी। तो लिहाजा अंतिम संग्राम में जमकर युद्ध छिड़ा हुआ है। तो कैसा यह युद्ध है, किस तरह का यह भीषण संग्राम है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के रण के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। पहले चरण में बस्तर की लड़ाई हुई तो दूसरे चरण में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद का महासंग्राम हुआ। अब तीसरे चरण में बची हुई 7 सीटों पर सियासी दंगल होने वाला है। गढ़ का अंतिम संग्राम रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। तीसरे चरण की इन 7 सीटों पर भीषण रण होने वाला है। बीजेपी जहां पूरे लाव लश्कर के साथ मैदान में है तो वहीं कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। केंद्रीय नेताओं के साथ ही प्रदेश के नेता भी तीसरे चरण के रण में उतर चुके हैं। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जनता का रुझान और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिख रहा है। उसी प्रकार से तीसरा चरण भी इस प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, जहां 7 लोकसभा में तीसरे चरण के मतदान होने वाले हैं। जनता में विश्वास है मोदी जी के प्रति, जनता में विश्वास है इस प्रदेश के विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के प्रति। तीसरे चरण के लिए हमारे कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह का संचार हुआ है और पार्टी की रणनीति भी बदली है। हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी की आम सभा बिलासपुर में हो रही है। इसके अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं के भी कार्यक्रम बन रहे हैं। निश्चित तौर पर तीसरे चरण में भी छत्तीसगढ़ में पहले दूसरे चरण के समान जनता बदलाव के लिए मतदान करेगी। छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे चरण में भी धुआंधार प्रचार हुआ। तीसरे दौर के लिए भी प्रचार जोर पकड़ चुका है। जो गढ़ का अंतिम संग्राम जीतेगा वो छत्तीसगढ़ जीतेगा, इस हकीकत को सियासी दल बखूबी जानते हैं। तभी तो दोनों तरफ से अंतिम संग्राम जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश की जा रही है। मतलब साफ है, तीसरा चरण भीषण होने वाला है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो 2 चरण हो चुके हैं और हर चरण में अलग अलग मुद्दे भी रहे हैं, बयान भी बदलते रहे हैं। और देखिए, एक एक करके परिस्थितियां बदलती रही है, लोगों के रुझान भी बदलते हैं, तो बयानबाजियों का सिलसिला भी बदलता हुआ दिखाई दिया और प्रचार की जो रणनीति है वो भी अलग अलग दिखाई दी है। फिलहाल देखिए, गढ़ का ये अंतिम संग्राम है, तो इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां क्या कुछ सोच रही है और किस तरह की उनकी तैयारी, और इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनका परिचय करवा दे। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत बंसल न्यूज पर। और अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए शुरुआत में आप ही से करूंगा। तीसरा रण, देखिए दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं, जोर शोर से तैयारी कर रही है। तीसरा रण कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं? देखिए ललित जी, चुनाव अब 2 दौर के तो चुनाव खत्म हो गए हैं और अभी 5 दौर के और बचे हुए पूरे देश में। तो लोकतंत्र के इस चुनाव में आम मतदाता भी उत्सुक है और राजनीतिक दल तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं। जहां तक मुझे जानकारी है कि ये आया राम गया राम की स्थिति बन क्यों रही है राजनीतिक दलों में, ये बड़ी चिंताजनक है। और ये वैसे तो हर चुनाव में होता है, लेकिन अभी इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि टिकट मिलने के बाद प्रत्याशी मैदान छोड़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं रणछोड़ दास। कि जब आपने पार्टी ने आप पे भरोसा जताया, जब पार्टी ने आपको चयन कर लिया, जब पार्टी से आपको आर या पार लड़ने की लड़ाई हुई, तब आप पार्टी को दगा दे रहे हैं। ये क्या मैसेज जाता है लोगों को? इससे राजनीतिक दलों को भी सबक लेना चाहिए। अब बहुत सोच समझ करके अब टिकट बांटनी होगी,
क्या राजनीतिक दलों को अब इंटरव्यू आयोजित करने होंगे या उनका मानसिक परीक्षण करना होगा कि कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है या नहीं? और माफ कीजिएगा कि अगर दूसरे राजनीतिक दल इस रणछोड़ दासों का फायदा उठाना चाहते हैं तो वे न भूलें कि यह स्थिति उनके दल में भी आने वाले समय में हो सकती है। हो सकता है तो ऐसा आप अगली बार से ऐसा लोकतंत्र कुछ हो में ये कि एक राजनीतिक खिलवाड़ हो दल गया है कि प्रत्याशियों टिकट के लेना लिए और कुछ इस तरह उसको- से सामने लाए, कुछ ऐसा ही चेक करने का अभियान कि अंदर से वो कैसे हैं, बाहर से कैसे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं अनिल जी। नहीं, बिल्कुल ललित जी, देखिए ये पहले नहीं थी ये स्थितियां। ठीक है, असमय डेथ हो जाना, किसी का प्रत्याशी का कुछ एक्सीडेंट हो जाना, वो एक अलग इशू था। हमारे अभी हमने देखा था जब जोगी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे विद्याचरण शुक्ल के साथ, उनका जोरदार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। तो आप पार्टी के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं, कितनी, और ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? क्योंकि जो आया राम गया राम है, वो उनके न तो स्वामी भक्ति होती है, वो या तो पैसे और धन बल के प्रभाव पर टिकट हासिल करके लाते हैं, या उसका प्रभाव कहीं ना कहीं होता है और इसके चलते वो टिकट हासिल करते हैं। अगर राजनीतिक दल इसके पीछे सेवा भावना देख लें, अगर उसके पीछे पार्टी के प्रति भक्ति देख लें या वर्षों से सेवा का कारण देख लें, तो मुझे नहीं लगता ये भगदड़ मचेगी या ऐसा कोई मौका मिलेगा। तो जो पार्टियां राजनीतिक दल हैं या जो उम्मीदवार हैं जो टिकट पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर चिंतनीय बात है ये लोकतंत्र के लिए, और राजनीतिक दलों को भी ये बात सोचनी होगी। चलिए हम एक एक क्विक रिएक्शन लेते हैं बीजेपी और कांग्रेस से। सबसे पहले राजीव जी आपसे, 2 रन हो चुके हैं, किस तरह का आकलन आपकी पार्टी का रहा है और तीसरे रन के लिए ये अंतिम संग्राम है, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, अंतिम संग्राम जो है महासंग्राम है और 7 सीटों की यह परीक्षा है। लेकिन मैं खुद आप सबके स्नेह से, आशीर्वाद से, भगवान के, कि मैं कुछ क्षेत्रों में गया हूं, जनता में बहुत उत्साह है। और अगर थोड़ा सा हम पिछला इतिहास देखेंगे ललित जी, तो लगभग 1994 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो राष्ट्रीय माहौल रहता है, चूंकि ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर है, तो सदा से ही हमें 8 सीटें मिलती है, 7 सीटें मिलती है, और ऐसा 3 बार सौभाग्य हुआ कि 11 में से 10 सीटें हमें मिली है। तो इस बार, पिछले बार भी देखिए जो परिस्थितियां थी, कांग्रेस की सूबे में सरकार थी, 44% जो मतदाता थे वो कांग्रेस के साथ थे। हम 8% पीछे थे कांग्रेस से, लेकिन उसके बावजूद भी पिछला लोकसभा भी हम जीते थे 9-2 के रिकॉर्ड से। 9 सीटें हमारे पास थी जब इतनी विषम परिस्थितियां थी। तो आज परिस्थितियां बहुत अनुकूल है, समाकुल है। केवल मौसम अनुकूल नहीं है, मौसम बहुत गर्मी का मार है। तो हम कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने, और एक तरफ हमारी कोशिश चल रही है आम मतदाताओं की, आप पोलिंग स्टेशन तक आइए, विचार करिए। तो दोनों तरफ से, और बहुत खुशी की बात है कि आप जो लोकप्रिय चैनल है वो भी मतदान करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। तो स्थितियां जो अंतिम रण है, अंतिम महासंग्राम है, अंतिम संग्राम है, वो हमारे अनुकूल है। मतदाता बंधु हमारे साथ संपर्क में है, हम मतदाताओं बंधुओं के संपर्क में हैं कि देश को किस प्रकार से हम आगे ले जाएं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं, सौर ऊर्जा की ओर, ये जितने एक क्विक रिएक्शन मुझे, जी बिल्कुल, सुरेंद्र जी का एक क्विक रिएक्शन लेना मुझे। जी चलिए मैं आऊंगा, चर्चाएं जारी रहेंगी अभी। सुरेंद्र जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए प्रचार में बीजेपी अग्रणी रही है पिछले 2 चरणों में देखे, और आप तीसरे चरण के पहले आपने भी अपनी तरफ से धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। किस तरह की रणनीति जो रहने वाली है तीसरे चरण में? ललित जी, छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से आप प्रचार कर रहे हैं, निश्चित तौर पर धन बल का जो असर है वो दिख रहा है। संख्या बल का अहंकार जो था 400 पार का, वो टूट चुका है। पहले 2 चरण के जो रुझान सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री भी 400 पार बोलना भूल गए हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता मोदी सरकार, रुझान निकाल लिया आपने, मोदी सरकार की वादा खिलाफी निश्चित तौर पर जनता निकालेगी। हम कौन होते हैं ललित जी? भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ने का काम जो है प्रदेश की जनता करेगी। जैसा कि आपने देखा कि पहले दोनों चरण में, पहले चरण में बस्तर में मतदान हुआ, दूसरे चरण में जो 3 सीटों में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में जो मतदान हुआ, पिछले 2019 का रिकॉर्ड को तोड़ा है यहाँ के मतदाताओं ने। तो भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ने के लिए यहाँ जिस प्रकार से असमानता बढ़ी है, जनता के हक छीने जा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई शिखर पर है, लेकिन देश के संसाधन जो अपने मित्रों को लुटाए जा रहे हैं, तो जनता इस बात के लिए तैयार बैठी है कि भाजपा के अहंकार को इस बार तोड़ा जाए
और जिस प्रकार से कांग्रेस की 5 न्याय और 25 गारंटी है, उस पर मतदाताओं को भरोसा है। सामाजिक न्याय को लेके जो हमारे वादे हैं, देखिए ये आरक्षण को लेके अब ये सफाई दे रहे हैं, इन्हीं के नेता हैं, सीपी ठाकुर सांसद हैं। 2018 का उनका बयान भी आपने सुना होगा ललित जी। मोहन भागवत ने बिहार चुनाव से पहले क्या कहा था उस दौरान, ये भी आपको पता है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख है मनमोहन वैद, उन्होंने यूपी चुनाव के दौरान क्या कहा था यह भी सर्वविदित है। तो भारतीय जनता पार्टी आदतन आरक्षण विरोधी है। छत्तीसगढ़ में 15 महीने से ज्यादा हो गए। ठीक है सर, एक एक करके संख्या का ठीक है सर, आपका हो गया, 14% मेरे को से क्विक रिएक्शन 27% चाहिए का था। आरक्षण। चर्चाएं चालू रहेंगी। अनिल जी, जैसे कि चर्चा कर रहे थे, सुरेंद्र जी भी बता रहे थे कि देखिए मुद्दे बदलते हैं। हमने देखा कि हर चरण में मुद्दे बदलते हैं, बयानबाजी भी बदलती रहती है। हमने ये भी देखा कि अलग अलग चरणों में हमने बयानों के स्वर भी अलग अलग देखे। आपको लगता है कि इस बार कुछ बयान अलग से आएंगे? और आप जैसे कह रहे थे कि आयराम गैराम की पॉलिटिक्स तो चल ही रही है, उसके बीच में क्या बयानों का जोर भी दिखाई देगा और मुद्दे भी अलग दिखाई देंगे? जी, मैं आपसे सहमत हूं मैं, और मुद्दे भी बहुत मायने रखते हैं चुनावों में। अब सुरेंद्र भाई अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, इनकी सरकार थी 5 साल विधानसभा की, उन्होंने भी आरक्षण से कहीं ना कहीं एक तरह से खेलने की कोशिश की थी, और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा कि आपने एक वर्ग से आरक्षण उठा करके दूसरे को देना चाहा, एक दूसरे को खुश करना चाहा, जनता ने उसको पसंद नहीं किया और अंततः आप उसको गंवा बैठे। आप देखिए कि आरक्षण जैसे मुद्दे जब जब इस देश में आते हैं, युवा वर्ग सबसे ज्यादा उसको प्रोत्साहित करता है, और आजकल युवा वोटर ही सबसे ज्यादा निर्णायक साबित हो रहा है। तब ऐसे दौर में आरक्षण की आग खिला, ठीक है कांग्रेस ने रिस्क 2 विधानसभा चुनाव में ली होगी, लेकिन अभी आप बीजेपी को देख लिए, बीजेपी ने भी आरक्षण का एक राग तो उठाला है। अब ये ठीक है अगर वो अपने विवाद उस पर खड़े हो गए हैं, कांग्रेस घिर रही है आरक्षण के मुद्दे पर, बीजेपी कहीं ना कहीं घिरी है, और आज तो प्रधानमंत्री मोदी को भी सफाई देनी पड़ी आरक्षण के मुद्दे पर कि अमित शाह ने क्या कहा था, उसका रियल वीडियो जारी करना पड़ा पार्टी को। तो ये आग से खेलने जैसी स्थिति है। अब आरएसएस सरसंघ चालक का भी बयान आया आरक्षण के मुद्दे पर कि हमने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया। तो ये चुनाव है, एक मुद्दा थोड़ा सा भी आगे निकलता है तो वो आग की तरह फैलता है, और मालूम पड़ा कि कौन सी पार्टी का उसको बुरी तरह खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपने बोल वचन की बात कही थी, बोल वचन देखिए कितना पार्टियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सैम पित्रोदा ने विदेश में बैठ करके कह दिया संपत्ति के मामले को लेकर, कांग्रेस को कहना पड़ा कि ये उनका पर्सनल बयान है, लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं संपत्ति का सर्वे को, उसको कांग्रेस कैसे डिनाई करेगी, या उसको किस तरह डिस्क्राइब करेगी कि जो वोट है गरीबों के वोट वो उनको मिल सके। कांग्रेस को चाहिए कि वो ये डिस्क्राइब करे कि हम इतनी लिमिट के ऊपर का संपत्ति सर्वे करेंगे, उसमें गरीब नहीं आएंगे। ये तो संभव नहीं है कि 5 करोड़ के बंगले का आप संपत्ति सर्वे करें और उसके ठीक बाद 400 मीटर की दूरी पर यदि कोई ब्रिज है और उसके नीचे झोपड़पट्टी बची है, उसका सर्वे कैसे करेंगे आप? तो कांग्रेस को बचने की बजाय, कांग्रेस को सेल्फ डिफेंस खेलने की बजाय डिस्क्राइब करना चाहिए कि हमारा ये मुद्दा गलत नहीं है, लेकिन हम अगर आए तो सरकार में इसको इस तरह लागू करेंगे या कर सकते हैं। वैसे भी कांग्रेस ने भी वादा तो नहीं किया घोषणा पत्र में, तो संपत्ति का सर्वे का हो या सैम पित्रोदा का बयान हो, बीजेपी से भी बहुत छोटे मोटे बयान, ऐसे बयान आए हैं जिसमें कहा गया कि संविधान बदल देंगे। क्या जरूरत है किसी सांसद को यह बोलने की? आज पूरी पार्टी को सफाई देना पड़ रही है कि संविधान बदल देंगे। तो ऐसे जो बोल वचन वाले लोग हैं, इन पर पार्टी को लगाम कसना चाहिए। बिल्कुल निश्चित ही राजीव, ऐसा नहीं कि एक दल के लिए खतरनाक है, दोनों ही राजनीतिक दल इसका बड़ा खामियाजा भुगत चुके हैं। कांग्रेस तो 2014 से भुगत रही है। राजीव जी, कुछ बयानों का तो आपको भी नुकसान हुआ, हालांकि बहुत सारे बयानों को आपने खेला भी है, कांग्रेस की तरफ से आने वाले बहुत सारे बयानों पर आपने राजनीति भी की है और उसका फायदा भी आपको मिला है। लेकिन आपको लगता है कि जो मुद्दे हैं वो जो आप लेकर चल रहे हैं उनका आपको फायदा मिलेगा? क्या वो मुद्दे आपको बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं? और तीसरे रन में खास तौर पर अगर हम बात करें बयानबाजियों को लेकर, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है? नहीं ललित जी, हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और ईश्वर की दया है कि बयानवीर बहुत कम है। कुछ टंग ऑफ स्लिप कहा जा सकता कि बोलना कुछ चाहते थे, बोल कुछ गए, ऐसे बहुत कम उदाहरण है। लेकिन कांग्रेस जरूर जब देख रही देश में एक सकारात्मक माहौल है, पहली बार ये चुनाव है जिसमें सकारात्मक माहौल है कि 500-550 वर्षों का रामलला का संघर्ष है कि हम रामलला को स्थापित किए, ये है कि हम रक्षा क्षेत्र में इतने अग्रसर है कि हम बड़े बड़े विमान और टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं।
ये पहली बार है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आने की बात कर रहे हैं, एक हम मैन्युफैक्चरिंग हब और सोलर पैनल बनाने की तरफ चल रहे हैं जिसमें चीन की मोनोपोली थी। तो ये सकारात्मक चुनाव, मुद्दे नहीं बदल रहे हैं। हाँ, मुद्दा जरूर है कि सनातन का अपमान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी चुपचाप बैठी हुई है। मुद्दा जरूर है कि रामलला के लिए ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी बोलती है कि आपको जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इसमें नहीं जाएगी। मुद्दा जरूर है कि राहुल गांधी जी रामलला की मूर्ति लेने से या फोटोग्राफ लेने से इनकार कर दे रहे हैं। तो ये जो माहौल है देश में सकारात्मक माहौल है और कांग्रेस नकारात्मकता फैला रही है। संविधान बदलने वाले हैं, देश ये में लोकतंत्र की सकारात्मक हत्या माहौल है, करना चाहते वो हैं। आरोप लगा रहे हैं देश की कांग्रेस जनता जानती नकारात्मकता लोकतंत्र फैला रही है। इसने किया बात क्या आपको लगता है कि आप बीजेपी के मुद्दों पर खेल रहे हैं, यानी कि बीजेपी के मुद्दों की वजह से आपके मुद्दे भी बदल रहे हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ये चाह रही है कि इनके मुद्दों पे चुनाव हो। जिस तरह से देश के असल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती असमानता से ये ध्यान भटकाने तरह तरह के, रामलला भी बात कर रहे थे चंपत राय की जमीन दलाली। देश की जनता ने देखा है, इनके लिए केवल चंदा चोरी, जमीन दलाली वोट का साधन है। रायपुर छत्तीसगढ़ से लगे हुए मंदिर में इन भाजपाइयों पर चंदा चोरी का FIR हुआ। बिलासपुर में आरोप लगे। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव ने 1400 करोड़ के चंदा चोरी का आरोप लगाया। आप राजीव जी अपने समय में बोलिएगा। सुरेंद्र जी, अभी आया सुरेंद्र जी, एक राम सवाल। बोले थे ना, जी, ठीक है। ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है। रामलला सूरत सीता में की क्या बात है। हुआ ये देश की जनता ने देखा। लेकिन वही आपके काम यहाँ से भी तो लोग जा रहे हैं ना इंदौर में सुरेंद्र किया जी? गया। सुरेंद्र जी, आपके यहाँ से भी लोग जा रहे हैं। ये वो भगवान क्यों जा रहे राम काज हैं? का कारण भी क्या है? सरकार ने किया। आपने 75 कोशिश की स्तर है चेंज पता करके। लगाने की कि हमने आपके माता कार्यकर्ता क्यों जा रहे हैं, कौशल्या नेता का क्यों जा रहे हैं? मंदिर चंदखुरी में बनाया, रामायण सर्किट में लोगों ने केंद्रीय अस्वीकार परिषद कर में क्यों दिया। शामिल नहीं है? भाजपा के 9 निकम्मे सांसद थे। माता कौशल्या का नहीं, दुनिया का नहीं। एकमात्र मंदिर क्यों बोला शामिल नहीं है रामायण परिपथ में, वो भी केंद्रीय भेंट चढ़ गया सर्किट में? भ्रष्टाचार के। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जब चुनाव 40 आता है तो करोड़ का भगवान इवेंट याद हुआ, आते मसूरा की दवाई हैं। गाय क्या? के नाम से बीफ कंपनियों से चंदा खाने वाले, कभी नहीं, इनको कभी नहीं। इनको अधिकार नहीं है सनातन ये की सब बात करने असत्य का। है। कर्नाटक में ये लेकिन भाजपाइयों का गमछा आप और आज है। तक नहीं बोले जिस स्टालिन प्रकार के से बयान का। प्रज्वल रेवन्ना ने 3000 से ज्यादा सनातनी बहनों के साथ यौन शोषण किया और उसके अदालत देखेगी। मोदी शाह के संरक्षण में जर्मनी भगाया ये गया। अदालत देखेगी, और हमने उस कोई बयान दिया उस कि पर आपके क्या संरक्षण कहेंगे? में? उस पर क्या कहेंगे? नहीं, सनातन पेन पर क्या ड्राइव बयान में आया? हमारी सनातन कांग्रेस बहनों का के साथ सनातन पर क्या यौन बयान शोषण आया? किए। कांग्रेस का क्या बयान जो- आया मनुष्यों जो- पर? कांग्रेस ठीक है सर, ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, हमने ताला सुरेंद्र जी, तोड़ा। सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा ना। हमने किया सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश से वो ठीक है मंदिर भाई, ठीक बनाया है, गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब चर्चाओं में आगे बढ़ना है मुझे, ये तो केवल आगे बढ़ना है, चंदा आगे चोरी बढ़ना करने है, आगे आते बढ़ना है। ठीक है सुरेंद्र जी, आगे बढ़ना है। अनिल जी, मैं जानना ललित चाहूंगा, जी, देखिए हम कहते हैं कि मूल बात- विधानसभा मूल और बात- लोकसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं। विधानसभा के चुनाव का लोकसभा पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर देखें विधानसभा वाइज तो क्या जिस तरह से सीटें मिली है, चाहे फिर कांग्रेस को और बीजेपी को मिली है, लोकसभा के चुनाव में उसका असर पड़ेगा? जैसे जांजगीर चांपा की अगर बात कर लें, जांजगीर चांपा में कांग्रेस जो है बहुत आगे रही है, तो इनका असर लोकसभा में पड़ता हुआ दिखाई देगा आपको? पड़ेगा। जी अनिल जी, लोकसभा अनिल के जी, मुद्दे ने अलग हैं, मैं आ रहा हूं आपके विधानसभा पास, में मैं आ रहा हूं निश्चित रूप से नम्रता आपके से पास आ रहा हूं। 11 अनिल जी, सीटों अनिल में जी, भाजपा को अनिल जी, जवाब अनिल देगी जी, इनके ये सवाल कुशासन अनिल का जी अंत से होगा, है। ललित जी। ठीक है, आ रहा हूं सर आपके पास। अनिल जी, विधानसभा जो सीटें मिली है उसका असर लोकसभा में पड़ेगा, आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो पड़ता है। जी। अब जांजगीर जैसा इलाका था जहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, वहां 8 पर की 8 कांग्रेस जीती। का जलवा है, लेकिन वहां पर अब कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारा है, वो लड़ाई होगी। लेकिन मुद्दे निश्चित तौर पर नीति, नेतृत्व और नियत, इस पर डिपेंड करता है, जनता वोट देती है। और आप देखिए कि निश्चित तौर पर अभी बीजेपी कहीं ना कहीं मुद्दों के मामले में तो बहुत आगे है। कांग्रेस तो 5 साल तक लटकी रही कि आप देखिए अदानी का राग छेड़ते रहे, आप सावरकर का राग छेड़ते रहे, इससे आम आदमी को क्या मिला और क्या आप इससे कुछ प्रूफ कर सके? जो अदानी का मुद्दा आप उठा रहे थे, वही राज्य की कांग्रेस सरकारों ने उनको ठेके दिए, उनको बिजली के पावर प्लांट दिए, तो आपका मुद्दा कहीं ना कहीं फुस हुआ। इसी तरह आपने सावरकर की बात कही, सावरकर का मुद्दा आपने उठाया, लेकिन पिछला इतिहास आप देख लीजिए, आपके पुरखों ने उनको सावरकर के नाम पे डाक टिकट वगैरह जारी किया। तो सावरकर का मुद्दा और ये मुद्दा आपने जरूर किया। न्याय यात्रा का फायदा राहुल गांधी को जरूर थोड़ा बहुत मिलेगा, जिसमें उनकी सीटें बढ़ सकती हैं। और न्याय यात्रा के चलते उन्होंने आम आदमी के कुछ मुद्दों पर ध्यान फोकस किया। बाद में उनको समझ में आया 6, 7, 8 महीने, जिसके बाद उन्होंने सावरकर और अदानी का राग बंद कर दिया था।
लेकिन न्याय यात्रा उन्होंने निकाली, पर मुझे लग रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी भी न्याय यात्रा जो उन्होंने निकाली, कांग्रेस को लगता होगा कि वो जनता तक पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि राजनीतिक स्ट्रेटजी के तौर पर राहुल गांधी को जब गठबंधन करने थे, जब दूसरे राजनीतिक दलों के साथ जुड़ना था, जब घोषणा पत्र के मुद्दे तय करने थे, जब स्ट्रेटजी बनानी थी, तब आप न्याय यात्रा निकाल रहे थे। बिल्कुल, तो सुरेश मुझे जी लग रहा जवाब है इसका देंगे। कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतेगा। हालांकि आप याद रखिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस बेस्ड स्टेट माना जाता है एक तरह से। सुरेश जी, कई क्विक सालों रिएक्शन, तक उनकी सत्ता आप कुछ रही जवाब है। देना तो चाह रहे हैं। वोट बैंक कहीं उनका धीरे धीरे कमजोर भी हुआ है। जी सुरेश जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? जी हाँ, बताएं। आज भी देश के सामने जो समस्याएं हैं, जो देश के असल मुद्दे हैं, वो महंगाई है, बेरोजगारी है, अडानी परस नीतियों के चलते जो असमानता बढ़ी है वो है। मोदी राज में 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, असलियत ये अभी हाल ही में जारी आंकड़े हैं। इसमें नई नौकरी तो छोड़िए, मोदी राज में 2 करोड़ 10 लाख कामगार घटे हैं जो 2014 की स्थिति में थी। 60% लोगों के पास आज वर्तमान में काम नहीं है। जो वर्क फोर्स है उसमें महिलाओं की भागीदारी मात्र 18% है। और जिस तरह से जो महंगाई का आलम है, जिस तरह से खाने पीने की दैनिक उपभोग की वस्तुएं, दूध, दही, पनीर, कृषि उपकरण, तमाम राजीव जी लास्ट आखिरी लगाया कमेंट। गया है, मेरे पास उसके समय कम है, चलते सुरेश जी तो समय कम है, ठीक है। जीएसटी राजीव जी वसूला आखिरी जा रहा कमेंट। है ठीक जनता है से, सर ठीक है, वो 50% बिल्कुल आपकी बात पहुंच गई है। राजीव जी, एक आखिरी कमेंट अमीरों पे जो 16 लाख करोड़ का लोन राइट ठीक है सर, ठीक है सर, सुन लिया सुरेश जी, सुन लिया। ठीक है सर, आम जनता नहीं है, गरीब नहीं है। राजीव जी, आपका आखिरी कमेंट, लास्ट क्लोजिंग कमेंट। जी देखिए, ये चुनाव मुद्दों पर है। राम मंदिर पर हमने विजयश्री हासिल की। धारा 370 जिसे कांग्रेस मंदिर में केवल चंदा चोरी, जमीन दलाली के अलावा कुछ नहीं किया। भगवान के नाम पर चंदा खाने वाले भाजपा हर 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ करते हुए देश की जनता ने देखा है। चंपत राय और भाजपा ठीक है सर, वर्ग भेद पैदा करने की ठीक है, आपकी बात पहुंच गई जनता तक। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस खास डिबेट में शामिल होने के लिए आपका तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए हर चरण महत्वपूर्ण होता है, होना भी चाहिए। देखिए, जनता तक अपनी बात पहुंचाने का ये अंतिम अवसर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि गढ़ का ये अंतिम संग्राम है। हालांकि ये देखना होगा कि नतीजे कहां जाते हैं और जनता तक अपनी बात कौन सी पार्टी पहुंचा पाती है। फिलहाल गढ़ का अंतिम संग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।